दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। अब आज हम नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सो एसिड का मतलब क्लियर है कि जिसमें OH बॉन्ड हो, यानी जैसे आप देखो HNO2 है, HNO2 एक ऑक्सो एसिड है, तो HNO2 ऑक्सो एसिड है कि तो इसमें ये हो गया, और जब ये आयनाइज हो जाएगा तो ये H+ आयन और ये आयन दे देगा NO2-। NO2- इज कॉल्ड नाइट्राइट, IT ये आएगा। ये नाइट्रस एसिड है और नाइट्रोजन पर यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर इसी तरह से इसका HNO3 है जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। मैंने बताया था जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनको हम इक बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नाइट्रस एसिड, और ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में ये जो नाइट्रोजन का नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, पर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना गया और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये जब आयोनाइज होगा तो ये देगा H+ आयन एंड नाइट्रेट आयन। दिस आयन इज कॉल्ड नाइट्रेट। तो 8 आयन है। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि नाइट्रोजन पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है जो कि अनस्टेबल है। इसके अलावा एक और नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड्स होता है जिसको हम हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जिसपे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको हाइपोअस बोलते हैं। तो आप देखो नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2 is called hyponitrous acid. HNO2 is nitrous acid जिसमें नाइट्रोजन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो नाइट्रोजन ये वाला जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इस नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये +3 से रिड्यूस होकर -3 तक भी जा सकती है और इंक्रीज होकर +5 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रोजन है उस पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, और जब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी बेटा तो ये और इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, और किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता ही है। और मैंने बार बार आपको कहा इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HNO3 केवल इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है, इसीलिए HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई HNO3 ये जो ऑक्सो एसिड है HNO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो आप इस पे ये लिखोगे कि नाइट्रोजन पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस वजह से। और यहाँ पर प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर हीटिंग। अच्छा, हम लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाते हैं हम सीधा है, या तो KNO3 ले लेते हैं या फिर NaNO3 ले लेते हैं, और इसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। तो जब हम तो H2SO4 जो H+ आयन देगा, H2SO4 जो आयनाइज होगा 1H+ आयन और HSO4-, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन ये है। तो ये वाला तो ये K+ और ये NO3-, तो ये NO3- और H2SO4 का H+, ये वाला H+ और ये NO3-, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देता है, और बाकी ये K+ और ये दोनों मिलके KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेते हैं। और अगर हम इसकी जगह
NaNO3 ले लेंगे तो ये Na प्लस और ये दोनों कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेंगे और ये NO3 माइनस और ये H प्लस नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। तो ये तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। अगर आपसे ये एग्जाम में अगर ये पूछ लें कि हाउ टू प्रिपेयर HNO3 नाइट्रिक एसिड इन लेबोरेटरी तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है सीधा। अब इसमें हम इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे जो बनाते हैं वो ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं हम इसको। ऑसवाल्ड प्रोसेस में बेसिकली हम अमोनिया लेते हैं। पहले हम हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर अमोनिया को एयर से ट्रीट कराते हैं क्योंकि एयर में अच्छा ऑक्सीजन है। तो अमोनिया को एक्सेस ऑफ एयर NH3 को अमोनिया को एक्सेस ऑफ एयर से ट्रीट कराते हैं। प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एरो पे लिखा हुआ प्लेटिनम या RH रूबिनियम, पर प्लेटिनम ही एग्जाम में अधिकतर लिखते हैं अपन। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट है 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर। 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पर जब अमोनिया NH3 और O2 रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इसका जो बैलेंस रिएक्शन है वो ये है 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, 9 बार प्रेशर और 500 केल्विन पर प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और 4 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल वाटर बनता है। टेम्परेचर हाई है तो दोनों गैस फॉर्म में होंगे यानी ये वेपर फॉर्म में होगा। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वापस फर्दर O2 से रिएक्ट करता है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड O2 से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो कलरलेस गैस होती है, तो जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड O2 से रिएक्ट करती जाती है तो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम चेंबर से अलग कर लेते हैं और चेंबर से अलग करके इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं यानी वाटर में डाल देते हैं इसको। तो HNO3 मिलता है और NO गैस मिलती है। तो HNO3 तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और NO गैस रिलीज हो जाती है और इस NO गैस को हम वापस रिसाइकिल करके और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर आपको ऑसवाल्ड प्रोसेस की रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ जाती है तो ऑसवाल्ड प्रोसेस आपसे कोई नहीं पूछेगा, खाली ये आपको पूछेगा कि ऑसवाल्ड प्रोसेस तो यही लिखना है। फर्स्ट रिएक्शन ये लिख लो, अमोनिया और O2 के साथ रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया NH3 और O2 के साथ रिएक्शन है प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लर्न कर लो। तो देखो यहाँ पर 4NH3 है, 4 और 5 है, यानी मैंने इसे याद कर रखा 45 46। ये देखो 45 46 मतलब NH3 4 और 5 O2, फिर प्रोडक्ट बन रहा है NO और H2O। तो 4 तो हो गया NO और 6 हो गया H2O। मैं जब भी रिएक्शन लिखता हूं तो इस रिएक्शन को लिखते समय माइंड में 45 46 लाता हूं, तो मैं रिएक्शन को जल्दी लिख लेता हूं क्योंकि देखो क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो रटने की है, तो अब उसको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ता है उसको लर्न करने के लिए। उसके बाद फिर तो रिएक्शन इजी है, NO को O2 से रिएक्शन करके 2NO2 बनाना है, फिर ये NO2 जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके HNO3 बना लेता है। तो ये ऑसवाल्ड प्रोसेस है। अब इसमें अभी मैंने डिस्कस किया कि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 मोस्टली मेटल्स को उसके मेटल आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे जिंक को जिंक +2 में, कॉपर को कॉपर +2 में, Mn को Mn+2 में, Fe को Fe+2 या Fe+3 में। तो ये अधिकतर मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, केवल प्लेटिनम और गोल्ड को नहीं करता है, ये ध्यान रखना। प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर मोस्टली मेटल्स को HNO3
ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन सारे मेटल्स को कर लेगा, यानी खाली किसको छोड़कर, प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर। प्लेटिनम और गोल्ड नोबल मेटल है। अब ये बात अलग है कि ना अलग अलग मेटल को वो ऑक्सीडाइज करता है तो वो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? रिएक्शन की कंडीशन पे। टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, और HNO3 डाइल्यूट HNO3 थोड़ा अलग तरीके से एक्ट करता है, कंसंट्रेटेड HNO3 थोड़ा अलग तरीके से एक्ट करता है। और ये नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमंग ऑक्सो एसिड्स, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हुआ वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फास्फोरिक एसिड है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। HNO3 भी ऑक्सो एसिड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सो एसिड कौन सा है, तो हम आंसर लिखेंगे HNO3। ध्यान देना। अब मैंने क्या कहा, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। नॉन मेटल को उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे ये ध्यान रखो आप कि कार्बन का ऑक्सो एसिड क्या होता है, इसका सल्फर का। तो सल्फर जो है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब HNO3 से ट्रीट होगा तो H2SO4 में। फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड में। कार्बन कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 में कार्बोनिक एसिड में। ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड। तो ये सल्फर का ऑक्सो एसिड है, ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, ये कार्बन का ऑक्सो एसिड है। अब क्या होता है, बेसिकली ये कार्बन का जो ऑक्सो एसिड है वो अनस्टेबल है, तो वो किस में स्प्लिट हो जाता है? CO2 और H2 में। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने कहा हर नॉन मेटल के साथ HNO3 जब ट्रीट करते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सो एसिड है, जैसे सल्फर का H2SO4, फास्फोरस का H3PO4, कार्बन का H2CO3, वो बनते हैं। लेकिन हमने तो बुक में देखा जब वो कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो वो कार्बोनिक एसिड नहीं बनाकर CO2 बना रहा है। तो बेटा बन तो कार्बोनिक एसिड ही रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है तो ये स्प्लिट हो जाता है CO2 और H2O में। और I2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आयोडिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? आयोडिक एसिड। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, आयोडिक एसिड एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी Cl2 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरिक एसिड में, ठीक है। तो ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आपको नाम याद रखना इजी हो गया। अगर HNO3 सल्फर से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो फास्फोरिक एसिड बनाएगा, कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और फिर वो आगे स्प्लिट ऐसे हो जाएगा। आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो आयोडिक एसिड बनाएगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्लोरिक एसिड बनाएगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो ब्रोमिक एसिड बनाएगा। तो आपको एक कॉमन मैंने, ठीक है। और ये सारे ऑक्सो एसिड्स में आते हैं। अब और इन सबके साथ जो बाय प्रोडक्ट है, तो इन सबके साथ जो बाय प्रोडक्ट है वो NO2 बनता है। इन सबके साथ जो बाय प्रोडक्ट है वो NO2 और H2O बनता है। क्या बनता है? NO2 प्लस H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान देना। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, कोई भी जो नॉन मेटल है, ध्यान देना बेटा, कोई भी जो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, इसको जब हम HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो नॉन मेटल का ऑक्सो एसिड बनेगा। नॉन मेटल का क्या बनेगा? नॉन मेटल का कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड बनेगा, प्लस NO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, ठीक है। इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आएंगे A, B, C, D जो भी है, यानी वो बैलेंस करेंगे। और एसिड जो बनेगा उसका सफिक्स क्या लगेगा? इक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? इक एसिड लगेगा। तो एक बार तो क्या है, हम अगर ये बेसिक पॉइंट लर्न कर लें कि नॉन मेटल के साथ जब HNO3 रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल के साथ जब HNO3 क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो नॉन मेटल के साथ जब HNO3 रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बना देगा? नॉन मेटल के साथ जब HNO3 रिएक्ट करेगा तो
स्टूडेंट कह रहे हैं कि नॉन मेटल नजर नहीं आ रहा, ये देखो, तो ये नॉन मेटल है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ जब HNO3 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो ये एक बेसिक रिएक्शन लर्न कर लो, नॉन मेटल, ठीक है। अब ये हो गया नॉन मेटल, नॉन मेटल ये लिखा है नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस HNO3 प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सी एसिड NO2 और H2O। अब जैसे मैं बात करूं सल्फर की, ठीक है, तो सल्फर में क्या हो जाएगा, ये सल्फर, ये HNO3, ये H2SO4, कम से कम प्रोडक्ट तो निकल ही गया, ये NO2 और ये H2। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहां सल्फर एक है तो H2SO4 एक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास HNO3, तो HNO3 को बैलेंस करना है, यानी नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ये ले लो। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए इस तरफ, 4 4 8 9 10। तो इस तरह से इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो, मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन कम से कम आपको रिएक्शन तो समझ में आ गई, ठीक है, कि सल्फर प्लस HNO3 H2SO4 NO2 और H2O, रिएक्शन अभी आप खुद बैलेंस कर लेना, नहीं तो टाइम खराब होगा अभी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फास्फोरस को करूंगा, फास्फोरस, तो फास्फोरस ये हो जाएगा। अब फास्फोरस जैसे P4 के फॉर्म में मिलता है, तो अगर आपको P4 के फॉर्म में दे दिया, ठीक है, तो फास्फोरस HNO3 से रिएक्ट करेगा, P भी लिख सकते हो, P4 भी लिख सकते हो, यहाँ S8 भी लिख सकते हो बेटा, तो यहाँ S8 लिखोगे तो यहाँ 8 H2SO4 हो जाएगा, क्योंकि सल्फर ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। लेकिन हमारे को बुक अलाउ करती है कि आप S8 की जगह सल्फर भी लिख दिया तो उस हिसाब से रिएक्शन बैलेंस कर दो, या P भी लिख सकते हो, P4 भी लिख सकते हो, क्योंकि फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब ये HNO3 हो गया, अब 4 है तो सीधी बात है 4S3PO4 मिलेगा, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सो एसिड फास्फोरिक एसिड होता है, प्लस NO2 प्लस H2, ठीक है। अब इस रिएक्शन, ये रिएक्शन थोड़ा सा मेरे को याद है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर 20 HNO3 4 और ये 20, जब यहाँ देखो यहाँ 20 HNO3 है तो यहाँ 20 ही आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो यही बैलेंस होगा, ठीक है, और 4H2, तो इस तरह से आ जाएगा बेटा। इसी तरह से अगर मैं I2 को रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, रिएक्शन बैलेंस कर लेना, आयोडिक एसिड NO2 प्लस H2। तो आपको ये तो आइडिया हो ही गया कि नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है, तब तो आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने में, अब नॉन मेटल के साथ तो आपको दिक्कत ही नहीं, उसका कोरोस्पोंडिंग ऑक्सो एसिड, एक वाला एसिड, एक ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, क्लोरीन से लिया तो क्या बन जाएगा, HClO3 क्लोरिक एसिड NO2 प्लस H2। कार्बन को लिया तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड NO2 प्लस H2। अब ये कार्बोनिक एसिड आगे CO2 और H2O में स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल CO2 का बढ़ा देना और एक मॉलिक्यूल वाटर का बढ़ा देना और कार्बोनिक एसिड की जगह CO2 लिखना, क्योंकि बुक NCERT बुक में इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, CO2, और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड हो जाएगा। अगर ये सपोज करो हम बैलेंस रिएक्शन कर रहे हैं और जैसे ये है 1 है तो ये 1 और 1 या 2 कर देंगे, ठीक है, और वैसे हो ही रही है, बैलेंस ही हो गई, ये देखो, ठीक है ना, C प्लस HNO3 CO2 2H2 और NO2 बैलेंस ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये नॉन मेटल के साथ HNO3 की रिएक्शन हो रही है। अब हम मेटल के साथ रिएक्शन बात करें
तो मेटल के साथ भी ये अब मेटल के साथ जो होता है, अब मैं मेटल के साथ डिस्कस करता हूं। तो जब हम मेटल के साथ डिस्कस करेंगे रिएक्शन को, तो concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent and attack most metal except noble metals such as gold and platinum, बता दिया। The product of oxidation depends upon concentration of the acid and temperature। तो यहाँ जो होता है, यहाँ जो जनरली जो बनता है वो, यहाँ जो मेटल है बेटा, देखो कोई भी मेटल है, अब मैं मेटल को M लिख देता हूँ। M किसको स्टैंड कर रहा है? मेटल को। M किसको स्टैंड कर रहा है? M स्टैंड कर रहा है मेटल को, ठीक है। और M स्टैंड कर रहा है मेटल को, और ये HNO3 अब यहां पर हो जाएगा MnO3 होल N प्लस NO प्लस H2। अब यहां पर आपको देखो मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। यहां पर मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और यहां पर मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? M+N है। अब जैसे यहां जिंक होगा तो ये जिंक +2 हो जाएगा। कॉपर है तो कॉपर +2 हो जाएगा। अब स्कैंडियम है तो स्कैंडियम +3 हो जाएगा। आयरन है तो ध्यान रखना Fe+3 हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करें Fe से Fe+3 का कंपाउंड बनेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। टिन है तो Sn+2 हो जाएगा। तो अब यहाँ n की यहाँ इसके लिए जिंक है तो यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये n की वैल्यू जो है। अब आयरन है तो यहाँ n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपको एक तो बात क्लियर हो गई कि मेटल कोरोस्पोंडिंग मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? दिस इज द मेटल नाइट्रेट। तो मेटल किस में कन्वर्ट होगा? कोरोस्पोंडिंग मेटल नाइट्रेट में। वाटर हमेशा बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही। तो क्लियर हो गया, MH ये फॉर्मेट फिक्स है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, इस NO2 के साथ बहुत बार यहां NO2 भी मिलता है, और कुछ रेयर केसेस में N2O भी मिलता है। पर N2O को अपन एक बार इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर, NCERT बुक के अंदर कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसकी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट N2O3 हो, सॉरी N2O हो, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। पर फिर भी है ना, कुछ मेटल के साथ बनता है। लेकिन अभी आप ये याद रख लो, क्योंकि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। क्या होता है कि इस HNO3 की कंसंट्रेशन पे के अलग-अलग कंसंट्रेशन पे कभी तो NO बनता है और कभी NO2 बनता है। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो बुक की एग्जांपल है वही लूंगा, क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं, क्योंकि ये वाली चीजें फिर रटने वाली हो जाती है, NO और NO2, ठीक है। तो सीधा है, आपने क्या देखा, नॉन मेटल जब HNO3 से रिएक्शन करेगा तो कोरोस्पोंडिंग ऑक्सो एसिड, और सब में कॉमन NO2 बना था और H2O। तो वो तो आप याद कर लो इस तरह से। और इसको याद करने के लिए क्या करोगे आप? इसको याद करने के लिए मेटल HNO3 से रिएक्शन करके कॉमन मेटल नाइट्रेट NO या फिर NO2 बनेगा और H2O। अब NCERT बुक के अंदर ही, बोर्ड बुक के अंदर ही ये रिएक्शन है, मेरे को जो याद है, थ्राइस कॉपर HNO3, और अब HNO3 है तो आप बता दो क्या बनेगा? ये बन जाएगा थ्राइस CuNO3 होल ट्वाइस 2 प्लस 2NO प्लस 4H2O प्लस 4H2O। ये 4H2O लिखा है, 4 पानी लिखा है बेटा, 4H2O। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो? बाय प्रोडक्ट क्या बना? NO। पर कब बनेगा? जब HNO3 हमने डाइल्यूट ले रखा है। जब HNO3 हमने क्या ले रखा है? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर मेटल रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बना लेता है बेटा। और यही जब हम कंसंट्रेटेड लेते हैं तो ये रिएक्शन 4HNO3 के साथ होके
और कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस 2। तो देखो ये तो कॉमन ही चल रहा है, खाली NO और NO2 वाला लर्न करना है, और 2NO2 प्लस ट्वाइस मोलिक्यूल वाटर। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है कि हाउ टू रिएक्ट कॉपर विद डाइल्यूट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बोर्ड बुक में जो अगर कोई रटने वाला क्वेश्चन भी है पूछा है तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके पूछने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, आस्किंग प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से हम देखें तो एक और रिएक्शन है, याद आ गई मेरे को, जिंक के साथ, ठीक है ना। तो जिंक के साथ भी ये रिएक्शन होता है, और जिंक के साथ जो रिएक्शन है वो भी आप इंपॉर्टेंट है देख लो, क्योंकि मैंने कहा ना रियली N2O बनता है, तो इसमें N2O भी बनता है। देखो जब हम जिंक का 4 जिंक 10 HNO3, अब आपने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए परेशान मत हो बेटा, क्योंकि रिएक्शन लिख दिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमको सीधा प्रोडक्ट ही लिखना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पे टिक करना है। और जनरली अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी एक बार अगर रिएक्शन लिख दिया है वो सही है, तो टीचर मार्क्स नहीं काटता है, क्योंकि हम बोर्ड की कॉपीज चेक करते ही है। तो हमारे को ये इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि जो इग्नोर करने वाली एरर्स है, जैसे रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस नहीं है या पूरी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे हमको ऐसा आया, आपने एक आंसर ये लिख दिया 2.3.03 अपॉन 0.97, ठीक है, और आपने यहां तक लिख दिया, इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है, और आगे यूनिट लिख दी, सपोज करो मोल्स पर लीटर, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि इसको आपने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमको मालूम है कि इसको सॉल्व करने में टाइम, स्टूडेंट पर एग्जाम के टाइम एक अलग ही प्रेशर होता है, और वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया है उसका, इस वजह से वो उसने सॉल्व नहीं किया है। हम अप्रोच देखते हैं और कंसेप्ट देखते हैं, अप्रोच कंसेप्ट सही है, फुल मार्क्स मिलते हैं। भले आप किसी और टीचर से भी डिस्कस करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड हो बेटा, जो कॉपी चेक करता हो, ठीक है, तो वो आपको क्लियर बताएगा। फॉर जिंक हम जब हाफेली क्वार्टरली की आपकी कॉपीज चेक करते हैं, कोई भी टीचर, मैं नहीं, हम बोल रहा हूँ, हम में सब टीचर आ, तो हम आपको बार बार इंसिस्ट करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस करके लिख दो, पूरी कैलकुलेशन करो, ताकि आपका अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीजें इग्नोर कर सकते हैं अपन। अब देखो 4 हो जाएगा फोर ZnNO3 होल ट्वाइस 2, 5H2O और N2O। तो इस केस में N2O मिलता है जब हमने क्या लिया, जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 लिया, जिंक के साथ क्या लिया, डाइल्यूट HNO3 लिया। तो ये जिंक वाला रिएक्शन भी बुक में लिखा हुआ है। फिर जिंक का एक और रिएक्शन है जो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ है। किसके साथ है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ है। तो यहां पर भी देख लो आप क्या बनेगा, जिंक ZnNO3, ये तो बनने वाला ही है, वाटर बनेगा ही, और NO2 बन जाता है। तो आप इन 4 रिएक्शन को अपने रजिस्टर में नोट कर लो, जिंक की और कॉपर की। अब मेरी एडवाइस ये है कि इन 4 रिएक्शन के अलावा ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है मेटल के केस में, ठीक है। और कंसंट्रेटेड HNO मैं क्लियर कर दूं, डाइल्यूट के साथ NO बनेगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या बनेगा, मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3, ठीक। तो अब जो कॉमन रिएक्शन उभर के आई वो ये आई बेटा, मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3, तो मेटल नाइट्रेट, फिर बता रहा हूं वाटर डाइल्यूट के साथ है तो NO, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट जिंक, जिंक के साथ NO की जगह क्या बनेगा, N2O। ठीक है, बाकी ये तो सब कॉमन ही है, ये रट लो आप कि डाइल्यूट HNO3 होगा तो मेटल के साथ जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है तो NO बनता है एक्सेप्ट जिंक, और जब मेटल के साथ, ये देखो बेटा, मेटल के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है, मेटल के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है, तो ये मेटल कुछ भी हो सकता है, M होल N, ठीक है, ये वाटर का कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकता है, या मैं लिख देता हूं ये कोई M वैल्यू है, ठीक है ना, और ये कोई L वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, यहां से क्या मिलेगा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कंसंट्रेटेड के साथ डाइल्यूट के साथ NO, कंसंट्रेटेड के साथ NO2, यानी डाइल्यूट है NO2, कैसे भी याद कर लो बेटा, जिंक के साथ N2O है, बाकी सबके साथ NO। तो अब आप अगर देखो तो नॉन मेटल के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 कोरोस्पोंडिंग ऑक्सी एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्लोरिक एसिड, वाटर प्लस NO2, और मेटल के साथ भी कंसंट्रेटेड है तो मेटल नाइट्रेट और NO2, यानी कंसंट्रेटेड के साथ हमेशा बाई प्रोडक्ट NO2 बनेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 चाहे मेटल से रिएक्ट करे चाहे नॉन मेटल से रिएक्ट करे, कंसंट्रेटेड HNO3 चाहे मेटल से रिएक्ट करे चाहे नॉन मेटल से रिएक्ट करे, बाय प्रोडक्ट NO2 बनेगा। लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो NO बनेगा, लेकिन जिंक के केस में N2O बनेगा। बस इतना से याद रख लो। तो यहां से आपको कम से कम HNO3 की इन रिएक्शंस का हेल्प मिल जाएगा। नॉन मेटल के साथ हमने क्या लिया था, आपने देखा ही था, अभी मैंने डिस्कस किया ही था, ठीक है, कि नॉन मेटल के साथ NO2 था। अच्छा आगे चलना है अपन को थोड़ी, ठीक है ना। अब नॉन मेटल के साथ और मेटल के साथ जब कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करेगा तो NO2, मेटल के साथ जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करेगा तो NO, लेकिन जिंक के साथ जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करेगा तो N2O, ठीक है। अब ये रजिस्टर में लिख लो जो मैंने बोला था। अब इसमें ना एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बोर्ड पर है। अब ये कॉम्पिटिटिव बोर्ड के दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो प्रैक्टिकल लैब में केटाइन और एनाइन एनालिसिस करते हो उसमें आता है। जब हमारे पास देखो हमारे सिलेबस में सल्फेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, एनाइन से ना टेस्ट करते हैं हम क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, नाइट्रेट का, ये नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन, सल्फेट, फास्फेट, ये हमारे प्रैक्टिकल में हमारे को जब सॉल्ट मिलता है, जैसे कॉपर सल्फेट मिल गया तो एक तो कॉपर +2 केटायन है और एक सल्फेट है। AlCl3 मिल गया तो Al+3 तो केटायन है, Cl- एनायन है। कॉपर नाइट्रेट मिल गया, आयरन नाइट्रेट मिल गया तो आयरन और कॉपर तो केटायन हो गया, नाइट्रेट एनायन हो गया। तो लैब में एनायन का टेस्ट कैसे करते हैं? नाइट्रेट आयन का टेस्ट है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो नाइट्रेट्स का टेस्ट है। देखो ब्राउन रिंग टेस्ट है ये, ठीक है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है NO3-। नाइट्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NO3-। तो NO3-, तो सपोज करो आपको लैब में सॉल्ट मिला है और उसमें नेगेटिव आयन नाइट्रेट है। आपको सॉल्ट मिला है उसमें नेगेटिव आयन नाइट्रेट है, आपने टेस्ट ट्यूब ली, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और उसको डिसॉल्व कर दिया, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना दिया। यानी आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट के अंदर थोड़ा वाटर डाल के, डिस्टिल वाटर डाल के प्रॉपर स्टर्ड करके और आपने OS बना लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करोगे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालोगे।
जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालोगे तो उसमें Fe+2 है और SO4-2 है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 है जिसमें Fe+2 है और Fe+2 है और SO। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अब ये रिएक्शन भी मेरे को इसलिए याद है कि हम लैब में बहुत यूज करते हैं हम इसको। तो NO3- का जो फेरस आयन है, Fe+2 इज फेरस, Fe+3 इज फेरिक। हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड को अस बोलते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इक जब भी आ जाए सफिक्स समझ लेना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, अस आ जाए तो लोअर है। तो ये फेरस है और H2SO4 है तो एसिडिक मीडियम हो ही गया। अब नाइट्रेट आयन फेरस और नाइट्रेट आयन में HNO, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो अगर आप इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो +5 आएगी। कितनी आएगी? +5 आएगी। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए बेटा, मैंने बेसिक क्लास में भी सिखा रखी है और 11th में भी सिखा रखी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी नाइट्रेट आयन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब तो मैंने आपके इतने कंसेप्ट अच्छे क्लियर कर रखे हैं कि किसी आयन को, किसी मॉलिक्यूल को देख के आप बता सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा। तो NO3- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि नाइट्रोजन उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ नाइट्रेट आयन रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट आयन जो होता है वो नाइट्रेट आयन Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है। नाइट्रेट आयन Fe+2 को Fe+3 में, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन कर देता है? ये कर देता है और बाय प्रोडक्ट वाटर बन जाता है और साथ में NO3 इटसेल्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन तो ये हुआ आपके टेस्ट ट्यूब में, जो आप लैब में कर रहे हो। ठीक है, कि आपने आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है लैब के अंदर, उसमें नाइट्रेट आयन था, NO3- आयन था। आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन डाला और थोड़ा सा H2SO4 डाला। क्या डाला? थोड़ा सा H2SO4 डाला, क्योंकि हमको मीडियम एसिडिक करना है तो H2SO4 डालते हैं। तो नाइट्रेट, फेरस और एसिडिक मीडियम कर दिया। अब क्या हो गया? एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हुआ, नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रेट नाइट्रोजन, ये तो हो गया रिडक्शन। NO3- का NO में रिडक्शन हुआ, NO3- का NO में रिडक्शन हो गया, Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब ये जो NO है, अच्छा इधर जैसे ये, अच्छा अब क्या होता है, यहाँ Fe+2 हम एक्सिस में डालते हैं, FeSO4 एक्सिस में डालते हैं, तो इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। तो ये Fe+2 कुछ अनरिएक्टेड Fe+2 सॉल्यूशन में रह जाता है, कुछ अनरिएक्टेड Fe+2 किस में रह जाएगा? सॉल्यूशन में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने FeSO4 सॉल्यूशन, एसिडिक FeSO4 सॉल्यूशन जो है वो हमने एक्सिस में डाला है। ठीक है, तो ये एक्सिस में डाला है, ये कम है, तो ये पूरा का पूरा इसे रिएक्ट करने के बाद भी, ठीक है, ये तो लिमिटिंग एजेंट है, ये कम है नाइट्रेट, तो हमने एक्सिस में डाला। तो जब अनरिएक्टेड Fe+2 है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाता है। तो अब ये जो रिमेनिंग Fe+2 हैं, वो Fe+2 वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है? ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। तो ये हाइड्रेटेड Fe+2 आयन हो गया। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत स्टूडेंट ने पढ़ लिया है, नहीं तो जो पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स किससे बनते हैं। तो ये हेक्सा एक्वा आयरन +2 आयन है। अब इससे ये वाला जो NO बना है, ये इससे रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं FeS2O होल 6 की जगह आ जाएगा 5 और NO इस स्फीयर के अंदर आ जाता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, +2 और H2O एक्स्ट्रा बाहर आ जाता है। ये जो आयन, ये जो आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स, इसका ब्राउन रिंग बनता है। कौन सा रिंग बनता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां सॉल्यूशन का फाइनल लेवल है, यानी जो टेस्ट ट्यूब है,
अगर टेस्ट ट्यूब इतनी भरी हुई है, समझना मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां से वाटर हटा रहा हूं और यहां लिख देता हूं। तो ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब जो है, अगर इसमें सॉल्यूशन यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें नाइट्रेट था, ये नाइट्रेट का सॉल्यूशन था। एक्सिस ऑफ इसमें हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने एक्सिस ऑफ FeSO4 और थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया। तो सबसे पहले ये रिएक्शन हुई, रिमेनिंग Fe+2 इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुए, इधर से NO बना, NO ने से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाया और इस सॉल्यूशन पे ऊपर ब्राउन रिंग बन जाती है। अब ये रेड है, लेकिन क्योंकि ब्राउन मार्कर मेरे पास नहीं है, तो ये जो हो जाता है, ये जो ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, तो ये तो हो गई हमारी ब्राउन कलर की रिंग। ये ब्राउन रिंग टेस्ट इसीलिए बोलते हैं। और ये जो ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है वो ये रहा, दिस इज द ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, दिस इज द ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप देख लो, द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द ability of Fe+2 reduce nitrates to nitric oxide। ये Fe+2 ने इसका रिडक्शन कर दिया। मैंने क्या कहा, NO3 माइनस का NO में रिडक्शन हुआ, तो Fe+2 ने NO3 माइनस का रिडक्शन कर दिया। या यूं भी बोल सकते हैं कि NO3 माइनस ने Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीडेशन कर दिया। वो ये दोनों, ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये इसका रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स on the ability of Fe+2 to reduce nitrate into nitric oxide। ये यानी Fe+2 ने NO3 माइनस का NO में पहले तो क्या किया, रिडक्शन कर दिया। अब आगे देखो, which react with Fe+2 to form ये रहा। अब ये which मतलब ये NO, which ये किसको बता रहा है, NO। अब ये NO वापस इस हाइड्रेटेड Fe+2 से रिएक्ट करता है और ये ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये टेस्ट एग्जाम में कैसे करेंगे, लैब में आप करोगे। द टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। यानी ये एक सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रेट आयन है, आपने इस सॉल्यूशन के अंदर FeSO4 डाल दिया और फिर धीरे धीरे केयरफुली एडिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यानी टेस्ट ट्यूब अगर है तो हम टेस्ट ट्यूब को इस मतलब H2SO4 ऐसे नहीं डालते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब को ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर H2SO4 को धीरे 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 स्लोली डालते हैं। अब क्या हो जाता है, अ ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इज इंडिकेट द, ठीक है। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बीच में एक ब्राउन रिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ज्यादा अच्छे से इसको लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। यूजेस क्या है, द मेजर यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो जो ये अमोनियम नाइट्रेट होता है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज इन एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक। यानी ये नाइट्रेट्स बहुत सारे एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNT, ये सब नाइट्रेट्स के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन को डायनामाइट भी बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन से ही डायनामाइट बनता है, ठीक है। तो एक तरह से डायनामाइट बनाने में भी काम आता है, ठीक है। अब आपने बहुत बार, यानी ये नाइट्रेट आयन, आपने बहुत बार टीवी और इस पे देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर टेररिस्ट है, ठीक है। तो उसको जब पकड़ा तो उसके पास बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट मिला, अब इसीलिए उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट वाइडली यूज होता है एक्सप्लोजिव्स में, ठीक है। और पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक्स जो हाई टेम्परेचर पे होती है उनमें भी नाइट्रेट यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे डायनामाइट बनेगा, ट्राई नाइट्रोटॉल्यून TNT,
highly explosive and other organic compound, other organic nitro compounds, इससे डाई भी बनते हैं नाइट्रो कंपाउंड से फिर, एंड मेजर यूज आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील. पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील मतलब जब स्टेनलेस स्टील को जब हम HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाती है. क्यों होती है बता रहा हूं. और इसी को हम क्या बोलते हैं, पिकलिंग, यानी स्टेनलेस. देखो क्या होता है बेसिकली, HNO3 का एक बहुत अच्छा यूज और भी है जो मैं आपको बताऊंगा, बताना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. HNO3 बहुत सारे मेटल्स को पैसिव कर देता है. अपने पास भारी प्रॉब्लम क्या है कि मेटल रिएक्टिव होने की वजह से उस पर कोरोजन होने लग जाता है. अब कोरोजन होने की वजह से तो मेटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. पर क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स के जो उसके खुद के जो ऑक्साइड होते हैं, बहुत सारे मेटल के जो खुद के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं. एक मिनट, मैं आपको ना एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं. यूं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा. जैसे ये एक मेटल है, मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है. ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम का मेटल है, ये एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है. अब ये एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है. अब ये सीधी बात है, ये एल्यूमिनियम भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, जो पिकलिंग समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है. तो बहुत सारे ये मेटल्स हो सकते हैं. अब हम इसके ऊपर HNO3 की ब्रशिंग कर देते हैं, यानी यूनिक HNO3 के अंदर इसको डुबो दिया, ऐसा नहीं. अब जब हम इसके ऊपर ब्रश के, जैसे आयरन का, सॉरी एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम किसका ऑब्जेक्ट है और मैंने उसके ऊपर क्या किया, HNO3 की ब्रश कर दिया. जैसे पेंटर पेंट कैसे करता है किसी वॉल के ऊपर, उसी तरह से इसके ऊपर अपन ने HNO3 का पेंट कर दिया, ब्रशिंग कर दी. तो HNO3 मैंने आपको बताया गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो HNO3 इस एल्यूमिनियम को किसमें कन्वर्ट कर देगा, Al2O3 में, सरफेस के, क्योंकि सरफेस भी क्या अंदर तो गया नहीं है, ठीक है. जब हम पेंट करते हैं तो हमारी वॉल ऊपर से ही, तो ये जैसे पेंट किया हुआ है वॉल पर, तो वॉल पर जो पेंट किया हुआ है वो सरफेस पे ही तो है ना. आप थोड़ा सा दीवार को तोड़ो तो अंदर तक पेंट थोड़ी मिलेगा. तो पेंट का एक लेयर बन जाता है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर. उसी तरह से जब अपन HNO3 की ब्रशिंग करते हैं तो सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है वो Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम है तो Cr2O3 में, वही मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पर जैसे इसके फिर क्या होगा, ये HNO3 इसके सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा ऑक्साइड की. ये जो ब्लैक लेयर है ये किसको बता रही है, दिस ब्लैक लेयर इंडिकेट किसको, इनको. तो अगर ये एल्यूमिनियम है तो ये ब्लैक वाली लेयर Al2O3 की होगी, क्रोमियम है तो Cr2O3 की होगी, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी. अब ये जो लेयर है ये इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन गई. क्या बन गई, प्रोटेक्टिव लेयर बन गई. ये जो है ये इनर्ट है, स्ट्रिकिंग है. स्ट्रिकिंग मतलब चिपक गई, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली है. तो ये जो इसके सरफेस पे जो लेयर बन गई वो इनर्ट है, एयर मॉइस्ट से रिएक्ट नहीं करेगी. स्टिकिंग है, चिपक गई है, हटेगी नहीं. नॉन स्टिकिंग का मतलब तो क्या है, रस्ट क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि रस्ट नॉन स्टिकिंग है. आयरन सरफेस पे बनते ही उसकी पतली पपड़ी यानी फाइन लेयर उससे वापस उससे छूट के गिर जाती है, यानी वो पील ऑफ हो जाती है. इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे. तो ये कहने का मतलब ये पील ऑफ नहीं होता है, यानी ये चिपका हुआ ही रहता है, स्टिकिंग है, इनर्ट है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं इन ऑक्साइड्स के. तो क्या होगा, एक तरह से इसके चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, एक लेमिनेशन हो गया. बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया. जैसे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मार्कशीट, आपका कोई अच्छा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, डिग्री, ठीक है. तो आपको जैसे मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, फोटोस्टेट वाले के पास जाके बोलते हैं भैया इसकी लेमिनेशन कर दो.
तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक थिन प्लास्टिक की लेयर चढ़ा देता है। अब वो क्या हो गया, वो जो आपका सर्टिफिकेट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो एयर और मॉइस्ट इनसे बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके चारों तरफ उसकी प्रोटेक्शन करेगी। तो यहाँ पर भी यही है कि मोस्टली मेटल्स को जब हम बनाते हैं, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, क्रोमियम हो, मैग्नीशियम हो, तो हम इनके जैसे ही ये इंडस्ट्री में बनते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स पर किसकी ब्रशिंग कर देते हैं, HNO3 की। तो इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है। तो अब ये अंदर वाला जो ब्लू वाला पार्ट है जो मेटल का है, वो एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। एक तरह से इसके चारों तरफ इसी के ऑक्साइड का लेमिनेशन हो गया, तो ये बिकम पैसिव। अब ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिला है, 11 में भी था कि हम एल्यूमिनियम को ट्रीट करते, एल्यूमिनियम को HNO3 से ट्रीट करते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। तो क्रोमियम के लिए भी बन सकता है, मैग्नीशियम के लिए बन सकता है। तो ये सारे मेटल क्यों पैसिव हो जाते हैं, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।